राजसमंद की इस शानदार चकाचौंध से खबर ये है कि वल्लभ नगर की चुनावी चकाचौंध खत्म हो चुकी है। वहाँ के एक रोचक रण के बाद आज परिणाम आए हैं। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। वहाँ से कांग्रेस की श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह सख्तावत अच्छे खासे मार्जिन से विजय रही है। हालांकि हम भी काफ़ी समय तक वहाँ थे, फिर काफ़ी लोगों से अनुमान मंगवाया, आकलन मंगवाया और उसके आधार पर एक ये स्थिति तो साफ हो गई थी कि वहाँ कांग्रेस के लिए सुखद परिणाम आने वाले हैं। हुआ भी वैसा ही। एक स्थिति और क्लियर हो चुकी थी कि चौथे पे भाजपा रहेगी, वो भी हुआ। मगर कहते ना ये रोचक रण था। अमन जहाँ चुनाव परिणाम घोषित होता है, चुनाव में ये पता चलता है ये जीतने वाला है, उसकी रोचकता खत्म हो जाती है। मगर यहाँ एक अलग ही होड़ चल रही थी। वो होड़ चल रही थी सेकंड और थर्ड के लिए, आरएलपी और जनता सेना के मध्य। और ये बड़ा ही एक रोमांच का विषय हो गया था कि वहाँ सेकंड पे कौन आएगा। तो जैसे ही ये तय हुआ कि कांग्रेस वहाँ जीत चुकी है, सेकंड और थर्ड के बीच में काफ़ी देर तक उठापटक चली। शुरुआत में आरएलपी के उदयलाल जी डांगी उन्होंने एक अच्छी खासी बढ़त ले ली थी, मगर फिर जनता सेना ने वापसी की। कुछ राउंड में जनता सेना आगे रही और आखिर में एक छोटे से मार्जिन के साथ दोनों ही पार्टियां सेकंड और थर्ड पे रही, जिसमें कांग्रेस के प्रथम आने के बाद सेकंड पर आरएलपी से उदयलाल जी डांगी, थर्ड से रणधीर सिंह जी बिंडर जनता सेना से और फोर्थ पर भाजपा रही। तो एक बड़ा ही अच्छा चुनाव था। मगर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो चर्चा करना चाहते हैं, विश्लेषण जो करना चाहते हैं, उसमें दो मुद्दों पर हम बात करेंगे। उसमें से पहला मुद्दा रहने वाला है ये चारों जो प्रत्याशी थे, प्रमुख प्रत्याशी, उनके आगे के राजनीतिक सफ़र पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि क्षेत्र की समस्याओं से अब इन नेताओं को उस पर क्या काम करना चाहिए और कैसे उनसे जुड़ना चाहिए। तो जो पहली चीज़, प्रत्याशियों के राजनीतिक सफ़र आगे के, शुरुआत है कांग्रेस से ही करते हैं, क्योंकि ये वाला चुनाव थोड़ा आसान था। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, सहानुभूति की एक लहर, और साथ ही भाजपा के तमाम जो मुख्य तीन प्रतिनिधि थे, तीनों कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए थे, तो उससे भाजपा के वोटों का ध्रुवीकरण, ये तमाम ऐसे फैक्टर थे जो कांग्रेस की राह को आसान बना रहे थे। मगर जब 2 साल बाद मुख्य चुनाव होंगे 2023 में, तब यकीन मानिए ये तमाम फैक्टर उस तरह से काम नहीं करेंगे जिस तरह से इस उपचुनाव में काम कर रहे थे। साथ ही जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रीति सख्तावत आते हैं, जो एक सिंपैथी की लहर थी, वो भी अब पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आगामी मुख्य चुनाव में उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाएगी। वहाँ पर ये 2 सालों तक वो किस प्रकार से इस क्षेत्र में सक्रिय रहती है, कितना अपना प्रभाव छोड़ती है, लोगों की समस्याओं से कितना जुड़ सकती है, उनके कितना समाधान तलाश सकती है, और साथ ही जो कांग्रेस की जड़ें उस क्षेत्र में एक लंबे समय से जमी हुई हैं, उन जड़ों को और कितना मजबूत कर पाती है, ये तमाम आकलन होंगे। उन आकलन के आधार पर प्रीति सख्तावत अगले चुनाव में जाएंगी। तो यकीनन ये चुनाव और अगला चुनाव उनके लिए अलग रहने वाला है। ये 2 साल एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। अब सेकंड और थर्ड पे बात करें उससे पहले हम फोर्थ पे बात करेंगे। फोर्थ पे हालांकि प्रत्याशी हिम्मत सिंह जी झाला थे, मगर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, देश का सबसे बड़ा दल, इतनी बुरी स्थिति में रहे तो फिर विचार नहीं हो जाता, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका टिकट वितरण अजीबोगरीब होते आए हैं गत कुछ चुनावों से। पहले रणधीर सिंह जी बिंडर एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनका टिकट काटा। उसके बाद जो इस बार उदयलाल जी डांगी को लेकर बड़ी नाराज़गी लगी लोगों में कि उनको टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, बागी होकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही। तो भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आने वाले 2 सालों की रणनीति अभी बनानी पड़ेगी। उनका 2 साल बाद चेहरा कौन होने वाला है, तो किस बेस पर चुनाव लड़ने वाले हैं, और कम से कम एक चीज़ उनको सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि उनके किसी व्यक्ति का टिकट करता है तो वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर उन्हीं को नुकसान पहुँचाना है। तो इस परंपरा को कैसे रोका जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा ही विचारणीय विषय होगा। अब आते हैं जो इस रण के रोचक 2 खिलाड़ी, हालांकि दोनों क्षेत्रीय दलों से थे, मगर बड़ा ही खूबसूरत चुनाव लड़े दोनों, और इस चुनाव को बड़ा ही शानदार बनाया। उसमें से जो पहले जनता सेना से रणधीर सिंह जी बिंडर, हालांकि वल्लभ नगर के रण के, वल्लभ नगर के चुनावों के पुराने खिलाड़ी है, बड़े ही बारीक तरीके से इस क्षेत्रों को पहचानते हैं। मगर भाजपा को छोड़ने के बाद हालांकि एक बार जनता सेना से जीते हैं, मगर अब उनको ये तय करना पड़ेगा कि राजनीतिक परिस्थितियाँ जैसे जैसे उनके लिए विषम होती जा रही है, इन परिस्थितियों में वो या तो जनता सेना को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, अपनी स्थिति को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी में वापसी के विकल्प उनको तलाशने होंगे। आगामी चुनावों से पहले उनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। अब आते हैं उदयलाल जी डांगी की तरफ। हालांकि आरएलपी से प्रत्याशी थे, और आरएलपी की एक चुनावी रणनीति जो मैं राजसमंद चुनाव में भी हमने बड़ी बारीकी से देखी थी, और वहाँ पर भी देखने को मिली कि ये लोग सोशल मीडिया पर बड़े ही एक्टिव रहते हैं।
एक ऐसा वातावरण निर्माण करते हैं जो उनके प्रत्याशी को एक कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। हालांकि यहाँ इनके प्रत्याशी भी मजबूत थे, साथ ही उस वातावरण ने उनको और मजबूत बना दिया। और उस वातावरण की बदौलत उनकी उदयलाल जी के बारे में कहा जाता है कि वो हारने के बाद भी लगातार सक्रिय, तो उस सक्रियता की बदौलत ये जो चुनाव परिणाम वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये यकीनन अच्छी चीज़ है, मगर फिर भी एक सोचने वाली बात ये होगी कि क्या निर्दलीय के रूप में वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? क्या एक निर्दलीय के रूप में आगामी कभी चुनावी सफलता से जुड़ पाएंगे? तो यकीनन उनके लिए भी अब ये विचारणीय प्रश्न होगा कि वो इसी प्रकार से आरएलपी से जुड़े रहते हैं, इसी राह पर चलते हुए आगे अपने राजनीतिक विकल्प तलाशते हैं, या पुनः भाजपा में वापसी के कुछ रास्ते ढूंढते हैं। चारों ही प्रत्याशियों के लिए मोटा मोटी, और हिम्मत सिंह जी क्योंकि नए हैं, भाजपा से प्रत्याशी थे, तो उनके लिए 2 साल उनको सक्रिय रहना है, क्षेत्र को पहचानना है, क्षेत्र के लोगों को पहचानना है, क्षेत्र की समस्याओं को पहचानते हुए, इन तमाम चीज़ों को पहचानते हुए अपनी पहचान बनानी है। तो उनके लिए भी ये 2 साल रोचक रहने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी जो राजनीतिक विश्लेषण हमारा कहता है, राजनीतिक विश्लेषण से इतर, क्योंकि हम क्षेत्र में घूमे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को जाना है। पानी एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है, पानी की कमी और पानी में फ्लोराइड, शिक्षा और रोजगार, ये बड़ी बेसिक मुद्दे हमको लगे कि इन मुद्दों पर भी विचार करना ही पड़ेगा। ये कुछ समस्याएं वहाँ से निकल कर आई, तो उन समस्याओं पर अब जीतने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी कितना काम करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो जनता से हम जुड़े हैं, जिस प्रकार से हमने बातें की है, जो समस्याएं वहाँ से निकाल कर लाए, तो उसी जनता की जुबानी वो समस्याएं हम उनके कांग्रेस के प्रत्याशी तक, कांग्रेस के विजेता तक पहुँचा सके, कांग्रेस विधायक तक पहुँचा सके। और कोशिश करें कि विधायक, क्योंकि सत्ता में उनकी पार्टी है, तो बड़े ही सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हुए इन तमाम समस्याओं के समाधान खोजने की कोशिश करें। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको दरियावद का विश्लेषण। और साथ ही हमने एक चीज़ आपसे पूछी थी कि जो एग्जिट पोल तमाम मीडिया हाउस करते हैं, हमने इस बार नहीं किया, हमने जनता के अनुमान और आकलन मंगवाए थे। आप लोगों ने बड़ी तादाद में हमको मैसेज किए, हम उसमें से छांट रहे हैं कि कौन कौन हमारे ड्रॉ में जाने वाले हैं। और उसके बाद से जो 3 लकी विजेता होंगे, हम जल्द ही उन तीनों को आपसे रूबरू करवाएंगे। थोड़ा सा आग्रह ये है कि जिन लोगों ने यूट्यूब पे हमको कमेंट किए हैं या व्हाट्सएप पे हमको कमेंट किए हैं, वो तमाम लोग जिनसे पूछा जाता है वो अपना नाम हमें ज़रूर बताएं, अपना नंबर ज़रूर बताएं, ताकि उनकी फ़ोटोग्राफ्स हम मंगवा सके। तो मिलते हैं दरियावद के विश्लेषण के साथ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।